बिल्कुल प्रणाम और सभी को सुप्रभात। आज क्रॉनिक डिजीज के अगले कदम पर हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज जो पुस्तक लिखी गई थ्योरेटिकल पार्ट, उसके पहले संस्करण में प्राकथन जो लिखा गया था उसके जानने के बाद अब हम लोग यह जानने का कोशिश करने जा रहे हैं कि इसके कितने संस्करण हुए और उन संस्करणों में किन किन में प्राकथन का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, क्रॉनिक डिजीज को करीब करीब 5 भागों में प्रकाशित किया गया था मूलतः, और सभी पार्ट में, सभी भागों में प्राकथन लिखे गए हैं, यानी कि प्रीफेस लिखे गए हैं। केवल सेकंड जो भाग है उसमें प्राकथन नहीं लिखा गया है। तो ये एक अच्छा जानकारी है हम लोगों को कि 5 में से 4 में प्राकथन लिखे गए हैं, प्रीफेस लिखे गए हैं, बाकी में प्रीफेस नहीं लिखे गए हैं। अब आता है, आइए हम लोग अब चौथे और 5वें वॉल्यूम का जो भाग है, माने चौथा और 5वां वॉल्यूम है, उसके प्राकथन को थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में जानने का प्रयास करें। हम आज केवल प्राकथन को पढ़ना इसलिए भी आवश्यक होता है, प्राकथन को जानने के बाद में किसी भी ऑथर का, किसी भी लेखक का भावना, उसके उद्देश्य से हमारा परिचय हो जाता है। तो हम इसलिए मैं सभी को यह भी बताता हूँ कि आप निश्चित रूप से प्राकथन को पढ़ा कीजिए। प्राकथन को जानेंगे तो आपको बातों का, उसके जो थीम है, अंडरस्टैंडिंग है, जो उस किताब में लिखा गया है, उसकी जानकारी मिलेगी। कहते हैं कि एसेंशियल नॉलेज है ना, एसेंशियल नॉलेज। नॉलेज को डॉक्टर हैनीमैन ने 2 भागों में बांटा। एक एसेंशियल नॉलेज जो कि आवश्यक है, और एक है एसेसरी नॉलेज जो उसके बिना काम चल सकता है, लेकिन कुछ मूल बातें हैं जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। तो एसेंशियल नॉलेज है कि इंटीरियर प्रोसेस ऑफ द मैन, इसको जानना, माने मनुष्य के भीतरी जो संरचना है, उसका बनावट है, उसको देखने का जानकारी करना। अब आप जब मनुष्य के आंतरिक संरचना को देखोगे तो आपको 2 चीज दिखलाई पड़ेगा। एक तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मटेरियल, यानी कि मिनरल्स और ये सब से बना हुआ हमारा शरीर है, और उसके साथ में हमारा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। यानी कि मनुष्य के अंदर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन आप देखते हो, और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को संचालित करने के लिए एक और तीसरा लेयर होता है जो कि वाइटल लेयर होता है ना। ये इस बात को जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक इसको समझोगे नहीं, इसका भावना को नहीं समझोगे, तो आप क्रॉनिक डिजीज की बातों को नहीं समझा जा सकता है कि क्रॉनिसिटी को हम कैसे दूर करें। तो कहते हैं 3 लेयर का हमें देखना पड़ता है मनुष्य के अंदर में। एक ऑर्गेनिक लेयर, एक इनऑर्गेनिक लेयर, और उसका एक वाइटल लेयर है ना। तो ये तीनों चीज का बहुत है, और तीनों को मिलकर के ही हम लोग अपने शरीर के एक बनावट को, एक संरचना को, एक स्वरूप को हम लोग देखते हैं। इसलिए होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स में देखने के लिए, यानी कि दवाइयों का अध्ययन करने के लिए भी आवश्यक होता है कि हर एक दवा का 3 लेयर कहाँ है। हाँ, 3 लेयर, हर एक दवा के अंदर में भी 3 लेयर होने चाहिए कि अगर सिमिलिमम की बात करनी है तो 3 लेयर में हो देखना पड़ेगा। एक उसका वाइटल लेयर क्या है, उस दवा का ऑर्गेनिक लेयर क्या है, और उस दवा का इनऑर्गेनिक लेयर क्या है, यानी उसका सबसे बाहरी जो आवरण है उसका क्या है। और ये तीनों के बीच का जो सामंजस्य है, टोटलिटी है, वह जाकर के उस दवा का टोटलिटी भी बनता है। तो ये कहते हैं कि ये पूरा हम लोगों को, किसी भी पेशेंट को जानने के लिए हम लोगों को सिमिलर सिम्टम, यानी कि हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर जो ड्रग प्रूविंग होते हैं, दवा का प्रूविंग किया जाता है, उसके प्रभाव को देखने के लिए 3 आयाम है आपके पास में। एक वाइटल आयाम है,
एक केमिकल आयाम है और केमिकल आयाम के दो आयाम हैं, एक ऑर्गेनिक आयाम और एक इनऑर्गेनिक आयाम। तो ये इस चीज को उसके अंदर में क्या मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे मिनरल्स की बात आते हैं तो उसका सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब बातें आ जाती है। और इनऑर्गेनिक की बात, ऑर्गेनिक की बात आता है तो उसके अंदर में जो फ्लूइड्स हैं, उसके अंदर में जो ब्लड हैं जो बन चुके हैं और फिजियोलॉजिकल पार्ट है, यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्शंस हो गया, वाइटल एक्शंस हो गया। और फिजियोलॉजिकल वाइटल एक्शंस को संचालित करने के लिए अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो आपको लगेगा कि यह डेफिशिएंसी की बात हम लोग जो सोचा करते हैं कि डेफिशिएंसी हुआ करता है, किसी को कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, किसी को विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, ये सब हम लोगों ने देखने लगते हैं। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल यानी कि ऑर्गेनिक की बात करोगे तो आप देखते हो कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में क्या चेंजेज है, डिजेनरेशंस है यहाँ पर। और जब वाइटल की बात करने लगते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उस रोगी के अंदर में, उस दवा के अंदर में उसके जो कैपेसिटी उसको मैनेज करने का या मैनेजिंग पावर या उसको रेगुलेटरी पावर उसके अंदर में क्या है, उसका क्षमता, यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या बन जाता है, जिसके आधार जिसको और तीनों के सामंजस्य में एक रूपता बनी रहती है, तो उसको हम लोग स्वास्थ्य अवस्था कहते हैं। इसी एक रूपता जब खत्म हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहां पर हम लोगों को हम लोग वहां पर अपने को रोगी कहते हैं। एक रूपता बहुत जरूरी है, वाइटल प्लेन, फिजियो ऑर्गेनिक प्लेन एंड इनऑर्गेनिक प्लेन, इन तीनों के अंदर में जो एक रूपता बनी हुई है, यह एक हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी होता है, जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। अब इस जानने के बाद में आता है कि ये डॉक्टर हेनीमैन बार बार इस बात को कहते हैं कि अब मेरे ऊपर में काफी आलोचना किया गया, तो निश्चित है कोई नई बात आप बताओगे तो आलोचना होगा ही। कोई भी जानकारी किसी को नहीं है, जो बात समझता नहीं है, तो आपको आलोचक होंगे ही। कुछ अच्छे उद्देश्य से आलोचना करते हैं, कुछ बुरे उद्देश्य से आलोचना करते हैं। तो आलोचकों को सेटिस्फाई करना मेरा काम नहीं है ना। हम लोगों का काम नहीं है कि क्रिटिक्स मेरे क्या कहते हैं। क्रिटिक्स या आलोचक जो हम कहते हैं, उनको अगर समझाने में लग जाओगे तो आपको मूल उद्देश्य से अलग हो जाओगे। इस मूल उद्देश्य में बने रहना हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है। उस मूल उद्देश्य में बने रहने के लिए ही हम लोग अपने अपने जो काम कर रहे हैं उसको देखते चलो, उसको पूरा होने के बाद में देखना लोग किस तरह से स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। और हम सभी जो आज वर्तमान होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, इस बात को तो स्वीकार कर चुके हैं कि जो डॉक्टर हेनीमैन ने अपने मूल उद्देश्य पर जो एक रिसर्च अपना जो काम करते चले गए बिना आलोचकों के प्रवाह किए हुए, उसको उसका परिणाम आज हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, मिलता है। यानी कहने का मतलब है आपके आगे आगे पीछे लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन उन बोलने के से अगर आप विचलित हो जाते हैं तो आपको एक परेशानी तो होगी। तो इस विचलन से बचने का स्वभाव करना चाहिए। अब फिर आगे बताते हैं, ये वाइटल प्रिंसिपल्स की बात आती है। डायनेमिक प्लेन की बात को डॉक्टर आगे के बाद में सीधे ही आ जाते हैं वाइटल प्रिंसिपल को बताने के लिए। और वाइटल प्रिंसिपल्स कहते हैं कि जो मनुष्य में है वो संचालित तो कर लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसी एडवर्स स्थिति आती है जो माइग्रेन के कारण होता है, वह पूर्णतः वाइटल प्रिंसिपल सक्षम, वाइटल फोर्स या प्रिंसिपल तो बाद में उन्होंने कहा, उसकी जिक्र मैं आगे करूंगा। लेकिन वाइटल फोर्स जो है तो पूर्णतः स्वयं में सक्षम नहीं होता है, उसे किसी बाहरी मदद की आवश्यकता होती है। हमारे पास में पूरा आर्म मिलिट्री फोर्सेस है हमारे शरीर के अंदर में, वाइटल प्रिंसिपल के अंदर साथ में उसका पूरा एक मिलिट्री सिस्टम है, लड़ने की शक्ति है, संचालित करने की शक्ति है, सारे शक्ति है। लेकिन जब कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर शक्ति आ जाता है तो उस समय में हमें किसी बाहरी तत्व का भी मदद लेना पड़ता है। और इस बाहरी तत्व को मदद लेने के लिए हम लोग जो दवा इस्तेमाल करते हैं वह स्टिमुलेबल हो, यानी कि हमारे इस वाइटल प्रिंसिपल फोर्स के समतुल्य समतुल्य
और जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको लेना, और वह उसी को उन्होंने कहा यही हमारा होम्योपैथिक दवा है। होम्योपैथिक दवा क्या है? एक ऐसा सिमिलिमम मेडिसिन होता है, एक ऐसा सिमिलिमम मेडिसिन होता है जो कि वाइटल प्रिंसिपल के सिमिलर हो जाने के कारण, के उद्देश्य के सिमिलर होने के कारण, वाइटल प्रिंसिपल के उद्देश्य को समझ करके उसके उद्देश्य को सहायता, यानी कि आप अगर किसी, मैं इसको बताता हूँ, अगर आपका देश आपके जगह पर कहीं आक्रमण हो गया, और तो आपको मददगार, एक ऐसा मददगार चाहिए जो आपकी भावनाओं को समझे, आपके उद्देश्य को समझे, और आपके उद्देश्य पर को बचाने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए आपके पास में आए। अगर वो समझता नहीं है कि आपका उद्देश्य क्या है, बाहरी, केवल तो वह एक पैलिएटिव होगा, क्यूरेटिव नहीं हो सकता है। तो पैलिएटिव और क्यूरेटिव की बात आती है। कहते हैं कि बिना किसी सेक्रीफाइस किए हुए, है ना, त्याग किए हुए कुछ मिलता नहीं है। और त्याग करने के लिए क्या होता है, हमें वाइटल प्रिंसिपल को एक स्वीकार करना पड़ता है, किसी एक दवा को। और वाइटल प्रिंसिपल के अंदर में भी एक एक्सेप्टेंस पावर होनी चाहिए कि वह आप दवा के किसी भी दवा को एक्सेप्ट करें, उसको आने दें, और उसके मदद को स्वीकार करें। हमारा ह्यूमन माइंड क्या कहता है? मनुष्य कहता है ईगो। ईगो के का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को जानते हैं और अपने आप में किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं, बाहरी हस्तक्षेप को। तो अगर हम, जो हमारे मददगार आ रहे हैं, जो हमारे मदद करने वाले दवा आ रहे हैं, उसको अगर स्वीकार नहीं करोगे तो फिर आपको मदद कौन करेगा, है ना? यह सवाल तो पैदा होता है। इसलिए कहते हैं हमें अपने ईगो का थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इसको सेक्रीफाइस करके ही आप थोड़ा सा कुछ को प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा जानकारी करने के लिए कहा कि क्रॉनिक डिजीज जो है, क्रॉनिक डिजीज, कहा कि क्रॉनिक डिजीज जो हम लोग अभी कुछ चर्चा कर चुके थे, मैं अभी और भी डिटेल्स में जाऊंगा चर्चा में। क्रॉनिक डिजीज जो होते हैं उसका मूलतः वह माइग्रेन के द्वारा ही, माइग्रेन के द्वारा ही था। माइग्रेन को उन्होंने, माइग्रेन के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा आगे आने वाले अध्याय में, कि माइग्रेन खाली हम आज के समय में केवल शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइग्रेन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। माइंड में एक विपरीत एनेमिकल पावर है, यानी शक्ति है, जो कि हमारे शरीर को आक्रमण करता है, और आक्रमण करके हमें अपने अंदर में अपने अपने कब्जे में लेने का कोशिश करता है। और जब तक वह माइंड में रहता है तो माइंड जो है तो अपने कब्जे में शरीर को बनाए रखेगा और उसको हटता नहीं है। इसलिए माइंड के हटाए बिना क्रॉनिक डिजीज खत्म नहीं हो सकता है। माइंड को रिमूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मनुष्य के लिए, और उसके लिए उसे मदद लेनी होती है, वह दवा के द्वारा होता है। तो कहते हैं कि है अनएडेड, बिना मदद के क्रॉनिक माइग्रेन नहीं ठीक होता है। एक्यूट माइग्रेन जो है सो अनएडेड ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में उस समय में शक्ति उतनी होती है कि आप उसको लड़ सकते हो। लेकिन क्रॉनिक माइग्रेन जो होते हैं, जब होता है क्रॉनिक माइग्रेन, कहने का मतलब हो गया ऐसा माइग्रेन जो आपके वाइटल, आपके अपने डायनेमिक प्रिंसिपल से, डायनेमिक फोर्स से ज्यादा शक्तिशाली है, और आपको अपने कब्जे में लिए हुए है। उसको हटाने के लिए आपको बाहर से तो मदद लेना पड़ेगा, और आपसे बाहर से मदद लेने के लिए आपको अपने भावनाओं का थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस पावर लानी होगी। ऐसा रोगी के अंदर में, हम लोगों को और के अंदर में प्रयास करना होता है। तो कहते हैं कि वाइटल फोर्स को अगर विजय प्राप्त करना है तो उसे दवा की सहारा लेनी होगी, और दवा जो होगा तो दवा जो होगा वह उसके समतुल्य होगा, उसके उद्देश्य के समतुल्य होगा, उसके प्रिंसिपल के समतुल्य होगा, उसके शरीर के ऑर्गेनिक लेयर के समतुल्य होगा, और तीनों लेयर के समतुल्य होगा। ऐसा दवा की हमें खोज करनी होगी। और कहते हैं कि अनअसिस्टेड वाइटल प्रिंसिपल, है ना, अनअसिस्टेड माने कि बिना मदद किया हुआ वाइटल प्रिंसिपल हॉस्टाइल पावर के को का सामना करना मुश्किल होता है। अनअसिस्टेड, बिना मदद के, है ना, मदद के साथ में ही आपको
हॉस्टाइल फोर्सेस को, जो बहुत ही भयानक फोर्स है, बाहर से आया हुआ फोर्स है, उसे उसे हटाया जा सकता है। और कहते हैं कि ये सारे जो अनअसिस्टेड वाइटल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको आप कैसे जानोगे? तो है एक जो लक्षणों के माध्यम, मॉर्बिड सिम्टम्स, यानी कि मॉर्बिड का मतलब कि जो आपको अच्छा, आपके लिए उचित नहीं है, आपके सेंसेशन में के अनुकूल नहीं है, आप उस सेंसेशन से विपरीत है, उसको मॉर्बिड कहते हैं। उन्होंने कहा ओन सफरिंग, जिसको कि हम लोग मॉर्बिड सिम्टम्स कहते हैं। सफरिंग क्या है? कष्ट है। दर्द क्या है? दर्द सेंसेशन है। और दर्द के कारण एक सफरिंग होता है, सब मैंने पेन एंड सफरिंग, है ना। सेंसेशन एंड सफरिंग, दो पार्ट को उन्होंने कहा, सेंसेशन एंड सफरिंग। सेंसेशन दर्द, सेंसेशन अगर मान लो पेन है, तो पेन का जो कारण जो सफरिंग होगा, वह जो है सो आपको मॉर्बिड सिम्टम्स के रूप में दिखलाई पड़ेगा। और इस सिम्टम्स को खाली पेन कहने से तो हम लक्षण नहीं हुआ ना, वो सेंसेशन हुआ, अनुभूति है। लेकिन वह पेन का जो प्रदर्शन है, दर्शन है, जो सफरिंग, उसके कारण जो कष्ट हो रहा है, उसको हम लोग सफरिंग कहते हैं। और उस सफरिंग मॉर्बिड सिम्टम्स होता है ना, उसी को मॉर्बिड सिम्टम्स डॉक्टर हैनीमैन ने कहा। और इस मॉर्बिड सिम्टम्स से इंडिकेट होता है, संकेत होता है कि हाँ, हमारे अब हम जो लाचार हैं और उसे हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, ये जानकारी होता है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमें मॉर्बिड सिम्टम्स और अनमॉर्बिड सिम्टम्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। और वाइटल प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनिक वाइटल प्रिंसिपल्स को का वाइटल प्रिंसिपल का उद्देश्य तो हम लोग जान रहे हैं कि अपने आप को संरक्षित करना, बचाए रखना। जीवनी प्रिंसिपल्स का, जीवनी सिद्धांत का और जीवनी शक्ति का मूल उद्देश्य क्या है? और कहते हैं कि हाईएस्ट पर्पस फॉर द हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? कि हम अपनी जीवनी शक्ति को, जीवन को सुरक्षित रखना, जीवन को सुरक्षित रखना। अपने बिना किसी मदद के ये काम करता है। इसके अंदर में ना कोई बैटरी लगा हुआ है, ना कुछ है। ये कहते हैं कि अनबाउंडेड से, बिना किसी सहारा के, अपने आप में ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। जैसे ईश्वरीय शक्ति ऑटोमेटिक होता है, तो आप मान सकते हो कि वाइटल फोर्स भी हमारे अंदर में ईश्वरीय शक्ति का एक छोटा सा प्रारूप है, छोटा सा अंश है, जो ईश्वरीय शक्ति के रूप में हमारे अंदर में है, स्थापित है, और हमारे शरीर को संचालित कर सकता है। लेकिन ये ईश्वरीय शक्ति का एक छोटा सा संस्करण है, छोटा सा टाइप है। इसीलिए इसे समय समय पर बाहरी आक्रमण का सामना करने में यह स्वतः सक्षम नहीं होता है, और इसके लिए उसके अंदर में एक बाहरी दवा का, बाहरी मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर हम लोग इस वाइटल प्रिंसिपल के मॉर्बिड एजेंट को, दुश्मन को भगाने के लिए हमें एक सिमिलर डायनेमिक मेडिसिनल पावर का जरूरत है, और उसके द्वारा में ये है। इन्होंने इस बात को 4th एडिशन में के प्राकथन में इस बात का उल्लेख डॉक्टर हैनीमैन ने किया। इसके पश्चात 5th एडिशन के प्राकथन में, सॉरी 5वें वॉल्यूम के प्राकथन में, ये डाइल्यूशन और पोटेंसी की बात करते हैं, डायनामाइजेशन। हम लोग डायनामाइजेशन पर भी चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि यह भी क्रॉनिक डिजीज को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज थोड़ा सा जो प्राकथन में जो बातें इन्होंने कही है, उसको केवल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि डाइल्यूशन हम लोग कहते हैं ना, घोल, जैसे चीनी का घोल हो गया, पानी के अंदर में कुछ डाल दिए तो घोल हो गया। तो डाइल्यूशन क्या है? इसके अंदर में डाइल्यूशन के अंदर में केवल डाइल्यूशन उसके कहते हैं जिसके अंदर में टेस्ट होगा, है ना, स्वाद होगा। जैसे चीनी को घोलोगे तो चीनी का स्वाद होगा, मीठा होगा। उसको डाइल्यूशन का अगर देखोगे, गुड़ को घोलेंगे, गुड़ होता है ना, गुड़ को घोलोगे वह मीठा भी होगा, उसमें कलर भी होगा। तो उसके कहने का मतलब है कि डाइल्यूशन ऐसा चीज है जिसके अंदर में आपको कलर, टेस्ट, सेंसेशन मिल जाता है। वहां पर एक अनुभूति
मिलती है, इसको हम लोग डायनेमिक कहते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्टी है ना, बीटर, या कहते हैं कि नमकीन है, तीता है, खट्टा है, मीठा है, ये सारी बातें जो है सो डाइल्यूशन के अंदर में ही होगा। लेकिन डाइल्यूशन से जैसे ही यह आगे होता है ना, डाइल्यूशन होता है, एटीन्यूएशन की हो जाता है। एटीन्यूएशन का मतलब उसके पोटेंटाइज होने के आता है। तो पोटेंटाइज होने के बाद में ये दो तीन चीज गायब हो जाते हैं, सेंसेशन गायब हो जाता है, उसके अंदर में केवल एक सेंसेशन नहीं होता है, आप उस पर टेस्ट नहीं दिखलाई पड़ेगा, उसका रंग नहीं दिखलाई पड़ेगा, वह इनविजिबल हो जाएगा, है ना, इनविजिबल हो जाएगा। जो कि हम लोगों ने ये जानने का कोशिश किया, सारे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, और सारे मॉलिक्यूल्स निकल गए तो केवल वहां पर जो जो सॉल्यूशन बचा हुआ है, जो लिक्विड बचा हुआ है, वह उसके अंदर में उस दवा का आत्मा वहां पर बसा हुआ है। उस दवा का एक कहते हैं कि एसेंस ही बचा हुआ है, और एसेंस के लिए आप जो है सो उसका प्रभाव देखोगे, लेकिन उसके टेस्ट को इमीडिएट आप नहीं देख सकते हो, है ना, टेस्ट को। तो इन्होंने इस बात से इस प्रकथन में यह समझाने का कोशिश किया है कि डाइल्यूशन एंड पोटेंसी में क्या अंतर है। लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा 200 डाइल्यूशन, अगर 200 डाइल्यूशन कहते हो तो यह इसका मीनिंग यह नहीं होता है कि यह होम्योपैथिक दवा है। लेकिन 200 पोटेंसी कहते हो तब पता चलता है कि यह होम्योपैथिक पोटेंसी है। 200 डाइल्यूशन का मतलब कि 200 शक्ति, 200 बार इसको घोला गया है, और घोला गया है तो उसके अंदर में टेस्ट भी होनी चाहिए। अगर टेस्ट नहीं है, सारे चीज नहीं है, तो वह आपका डाइल्यूशन नहीं होगा, वह एटीन्यूएशन हो जाएगा, वह पोटेंटाइज हो जाएगा, और ये होगा। इसलिए डाइल्यूशन इज नॉट ए डायनामाइजेशन, बट पोटेंसी इज ए डायनामाइजेशन। पोटेंसी के अंदर में डायनेमिक पावर आ जाता है, उसके अंदर में एक शक्ति पैदा हो जाता है, जो कि जो सिमिलर होता है हमारे वाइटल वाइटल फोर्स के शक्ति के जैसा, वाइटल एनर्जी के जैसा होता है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये डायनामाइजेशन जो है तो कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा संक्षेप में खाली मैं चर्चा करूंगा। हम लोग बोलते पहले तो डाइल्यूशन ही करते हैं, डाइल्यूशन करने के बाद में उसमें सक्शन देते हैं, स्ट्रोक देते हैं, जिससे कि घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन होता है। जैसे आप चुंबक किसी पत्थर पर, अगर किसी दो पत्थर को एक दूसरे पर ये करोगे तो वहां पर एक हीट के जैसा पैदा होता है। वो हीट जो होता है वो उस स्टेज, लेकिन हीट को भी और जब स्टोर करोगे तो वह जाकर के आपका सक्शन स्टेज हो जाएगा। यानी कि इस घर्षण से उत्पन्न, उस संघर्ष के कारण, उस घर्षण के कारण जो उत्पन्न होता है, स्ट्रोक देने के बाद में जो घर्षण होता है, उससे उस शक्ति जो है तो और भी ज्यादा सूक्ष्म रूप स्वीकार प्राप्त करता है, और हायर पोटेंसी में, नेक्स्ट हायर पोटेंसी में चला जाता है। अब इसे हम लोग एक स्केल के तहत हम लोग ने नापना बनाने का प्रयास किया। पहले में तो अंदाज में होता था, लेकिन धीरे धीरे कई एक स्केल्स का स्केल्स हम लोगों के सामने में देखने को मिलने लगा, और हम लोग उस स्केल का इस्तेमाल करने लगे। तो कहते हैं हमारे यूनिक हीलिंग आर्ट, और कहने मैंने कहा यूनिक हीलिंग आर्ट, हीलिंग 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 इज नॉट ओनली क्योर, इट इज द वेलबींग, जिसको आज हम लोग वेलबींग कहते हैं। अपने पूरे हीलिंग के अंदर में लक्षण भी नहीं है, आप स्वस्थ हो, आपके अंदर में एनर्जी की पूरी वापसी हो चुकी है, सारी चीज के साथ में आपको, तो इसे हम लोग हीलिंग कहते हैं। और इसके इसे हम लोग ये है, और ये तैयार इस तरह से तैयार होता है। तो कहते हैं कि डॉक्टर हेनीमैन ने करीब करीब 30 पोटेंसी तक डाइल्यूशन किया था, बाद में आकर के देखा गया कि उसे और भी हाइयर डाइल्यूशन में हम लोगों ने किया है। तो इस तीन बात को फोर्थ और फिफ्थ वॉल्यूम में तीन बात पर चर्चा की गई, द वाइटल फोर्स, द मेडिसिनल पावर, एंड तीसरा जो है सो मेडिसिनल पावर का रूप, स्वरूप, उसका फॉर्मेट, दैट इज पोटेंसी। ये तीन बात की चर्चा की। तीन बात की चर्चा करना क्रॉनिक डिजीज में क्यों आवश्यक है?
कि क्रॉनिसिटी, क्रॉनिसिटी क्रॉनिसिटी जीर्णता, जीर्णता करने का मतलब होता है कि स्थायित्व आपके अंदर में स्थायी रूप से वो एस्टैब्लिश हो गया है। अब उस एस्टैब्लिश होने के लिए हमें अपने मूल चीजों को जानना जरूरी होगा। हमें जानना होगा कि मैं कौन हूं, मेरा मददगार कौन है और उस मददगार की शक्ति क्या है। मैं कौन हूं, रोगी कौन है, रोगी का मददगार कौन है और उस मददगार का की शक्ति क्या है। अगर इस तीन चीज की जानकारी होती है तो आपको क्रॉनिक डिजीज को फाइट करने में सहूलियत हो सकता है। इस बात को डॉक्टर हैनीमैन आपके साथ दिमाग में बैठाने का कोशिश किया है कि यह हम इसी तीन बातों का के दायरे में, इसी के आवरण में मैं आपको क्रॉनिक डिजीज की बात को समझाने के लिए इस लेख का, इस आलेख का मैंने तैयार किया है। अपने अनुभवों को आधार पर मैं इसको जानकारी का, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने इसे मैं पढ़ करके लिखा हूँ, जान करके लिखा हूँ, मैं ज्ञान इसमें अर्जन किया हूँ, मैं जाना हूँ, इसे अनुभव किया हूँ, इसे अपने रोगियों पर देखा हूँ और देखने के पश्चात यह मेरा एक डायमेंशन है, अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर में जो डेवलप हुआ है उसके आधार पर मैंने इसको तैयार किया है। यही मेरा उद्देश्य है इस पुस्तक में देने का और इसी के आधार पर मैं इस पूरे पुस्तक को तैयार किया, पूरे पुस्तक को तैयार। आज कल ये पांचों वॉल्यूम जो है तो अब हम लोग को एकत्रित मिलते हैं, एक ही बाउंड में मिलते हैं और इसको लेकिन हम लोग उसमें कहते हैं कि कितने पार्ट है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो अलग अलग पार्ट में वॉल्यूम्स बने हुए हैं, तो जब हम लोग पूरे इसके टेक्स्ट पर जब जानने का कोशिश करेंगे तो हम लोग इसके टेक्स्ट पर हम लोग इसका देखने का कोशिश करते रहेंगे। तो आज के विषय दिन में मैं आप लोगों के साथ में यही साझा करना चाहा कि क्रॉनिक डिजीज के प्रीफेस में मैंने पहले प्रीफेस की बात करी थी, सेकेंड प्रीफेस, फोर्थ और फिफ्थ प्रीफेस की बात करी थी, वॉल्यूम के बाद बात की थी। और आप जानते हो कि 1828 से लेकर के 1828 से लेकर के 1830 तक यह कार्यक्रम चलता रहा था। माने कि एक दिन का लेख नहीं है, यह एक दिन का लेख नहीं है, ये 1828 में इन्होंने इस लेखन को प्रारंभ किया था और धीरे धीरे यह लेख का जो है तो ये कंप्लीट होने में और रिवाइज होने में, है ना, कंप्लीट होने में और रिवाइज होने में, उसके संयोजित करने में, उसके आपके सामने में प्रेजेंट करने के लिए, दुनिया के सामने में प्रेजेंट करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की गई डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा। हैनीमैन के अंदर में जो धैर्य था, वह धैर्य अभूतपूर्व था। उस धैर्य को अगर हम आत्मसात करने का कोशिश करें तो हम भी रोगी को ठीक कर सकते हैं। और डॉक्टर हैनीमैन के जैसा दृढ़ निश्चय, है ना, एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन होना बहुत ही आवश्यक होता है। ऑर्गेनन को पढ़ने के लिए कहा कि डेयर टू बी वाइज, हैनीमैन ने कहा डेयर टू बी वाइज, साहस करो और साहस के बिना, करेज के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कभी इधर से कभी उधर डोलते रह जाओगे लेकिन को अपनी जो वास्तविकता चीज है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो साहस करने का हमें सीखना पड़ेगा, हम अपने अंदर में हिम्मत को जागृत करना पड़ेगा। ऑर्गेनन को पढ़ने के लिए, होम्योपैथी को प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये सारी चीजों को जानने का प्रयास कोशिश करना पड़ेगा और इसी के आधार पर ही हमारा यह अध्ययन पूरा हो सकता है और हम लोग होम्योपैथिक चिकित्सक कहला सकते हैं। तो मैं साथियों, हमने आज कोशिश किया कि आपको ऑर्गेनन के क्रॉनिक डिजीज के प्रीफेस को, यानी कि प्रीफेस को हम लोग प्राकथन करते हैं, प्राकथन के विषय में जानकारी। अब इसके बाद में हम लोग आपको आएंगे अगले लेक्चर्स में, और अगले लेक्चर्स में मैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स पर भी चर्चा करूंगा और इसके इस पूरे क्रॉनिक डिजीज जो पुस्तक है इसके संरचना पर, इसके स्ट्रक्चरल प्लान पर भी मैं चर्चा करने का कोशिश करूंगा। आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो बेझिझक पूछने का कोशिश कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं
मेरी बात को स्वीकार करो, और मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि मेरी बात को अक्षरशः स्वीकार करो। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि आप भी, अगर आपकी अंतरात्मा इसको स्वीकार करती है तो वह स्वीकार है, अगर नहीं करती है उस पर तो आलोचना कीजिए। आलोचना करना गलत चीज नहीं है, लेकिन एक सकारात्मक आलोचना होना चाहिए। आलोचना से ही हम लोग एक दूसरे के साथ में अपने भावनाओं को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आलोचना के माध्यम से भी कर सकते हैं, एक डिबेट के माध्यम से कर सकते हैं, और यह करने का सीखना पड़ेगा। क्योंकि सीखने का जो तरीका है, लर्निंग इज ए पार्ट। लर्निंग क्या है? सीखना एक पार्ट है जीवन का, और इस जीवन के पार्ट को पूरा करने के लिए हमें लर्निंग का, हमें सीखने का है। नॉलेज, नॉलेज के दो भाग होते हैं, लर्निंग एंड एजुकेशन। एंड लर्निंग इज द पार्ट वेयर यू हैव टू शेयर, एंड नॉलेज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है, तो हमारे अंदर में अगर के स्वरूप को समझ पाते हैं तो हम लोग अच्छे प्रैक्टिस में भी हमारा सफलता मिल सकता है। तो आइए आज के इस छोटे से इस मेरे इस व्याख्यान के बाद मैं समाप्त करता हूं, और आने वाले समय में मैं पुनः फिर किसी इसी क्रॉनिक डिजीज से संबंधित बातों पर चर्चा करूंगा। तो आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, मृदुल आशीर्वाद, और पुनः मिलने के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।